नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे बिहार की, क्योंकि इस बार है बिहार में चुनाव, तो रोज वहां पर राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। बिहार में पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार ही सत्ता का केंद्र हैं और राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या नीतीश कुमार का चेहरा उतना मजबूत है? क्या जनता इस बार उनको चुनने के लिए तैयार है, या विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, सम्राट चौधरी, इनको जनता देख रही है? आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे जेडीयू के स्ट्रेटजी की, उसके बाद आएंगे भाजपा क्या सोच रही है, फिर महागठबंधन की बात करेंगे क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चीजें कुछ अच्छी चल नहीं रही हैं, और अंत में बात करेंगे प्रशांत किशोर के इफेक्ट की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं वीडियो की जेडीयू से, क्योंकि जेडीयू ही इस समय वहां का केंद्र बनी हुई है। नीतीश अस्वस्थ हों या स्वस्थ हों, लेकिन वहां पर राजनीतिक केंद्र वही बने रहते हैं। चलिए जेडीयू की राजनीति को पहले समझते हैं, क्योंकि इस बार जेडीयू के सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ है। 1994 में जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अलग हटकर एक पार्टी का निर्माण किया, तो उनके साथ एक वोट बैंक भी तैयार हुआ। वह वोट बैंक था ईबीसी का। एक्चुअली बिहार में बैकवर्ड क्लास की संख्या लगभग 57% के आसपास है। जब नीतीश कुमार लालू से अलग हुए तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास का एक सेगमेंट अपने साथ रखा या उसको वोट बैंक के फॉर्म में तैयार किया। वह वोट बैंक था ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। यह वोट बैंक नीतीश के साथ हमेशा से रहा है, चाहे वह भाजपा के साथ गए हों और चाहे वह लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ गए हों। एग्जाम्पल देता हूं, 2005 में जब नीतीश और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब यह वोट बैंक नीतीश के साथ था और उन्होंने भाजपा को भी वोट दिया था। 2015 में जब भाजपा से अलग हटकर नीतीश ने लालू के साथ मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया, तो भी यह वोट बैंक नीतीश के साथ रहा। अब यहां पर देखिएगा, 2020 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश फिर से भाजपा के साथ थे। यही वोट बैंक जो कि 2015 में लालू को वोट दिया था, जब 2020 में नीतीश भाजपा के साथ आ गए तो यह वोट बैंक लालू के हाथ से छिटक जाता है और आरजेडी की सरकार नहीं बन पाती है। तो सीधी बात है कि ईबीसी वोट बैंक नीतीश के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति में 14% का एक ऐसा वोट है जो नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ता, और हर गठबंधन यह प्रयास करता है कि नीतीश हमारे साथ आ जाएं तो वह वोट बैंक पूरे तरीके से हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन जेडीयू की राजनीति में इस समय अस्तित्व का संकट दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि नीतीश कुमार की चूंकि उम्र हो रही है, 74 साल के वह हो चुके हैं, और उन्होंने कोई सेकेंड लीडरशिप इस समय जेडीयू में तैयार नहीं किया। उनका कोई अल्टरनेट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। गाहे बगाहे यह खबर आती है कि निशांत कुमार जो कि उनके बेटे हैं, उनको जेडीयू में लाया जाएगा, उनको कमान दी जाएगी। पर जैसे लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को राजनीति में स्टेबल किया या एस्टेब्लिश किया, निशांत कुमार के लिए वह काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए। अचानक से जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाएगी, यह तो सीधी बात है। अगर निशांत और तेजस्वी के बीच में मुकाबला होगा तो यहां पर जनता तेजस्वी के साथ जाते हमको दिखाई देगी। तो अब जेडीयू के अस्तित्व का संकट यहां पर है कि जो उन्होंने वोट बैंक तैयार किया, जो लीगेसी नीतीश कुमार की है, इस बार के चुनाव में वह उसे कैसे कैश कर पाएगी, क्योंकि नीतीश उस तरीके से एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक फैटिग फिगर पूरे बिहार में नीतीश को लेकर इस समय दिख रहा है। जनता अब एक नया अल्टरनेट यहां पर देखना चाहती है, एक नई राजनीति वह देखना चाहती है। बिहार को भी लग रहा है कि अब युवा चेहरों को समय देने का मौका आ चुका है। अब उनके लिए समय निर्धारित किया जाए, वह बिहार की राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाएं और एक नया नेतृत्व यहां पर आए। अब जेडीयू के सामने दिक्कत वही है कि वह अल्टरनेट, वह युवा चेहरा उनके पास कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे ही, क्योंकि बीजेपी भी कह चुकी है कि नीतीश के चेहरे पर ही इस बार हम लोग यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सीधी बात है, जेडीयू बीजेपी साथ में है तो सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। पर अगर जेडीयू की राजनीति इसके बाद धीमे धीमे ढलान की ओर गई तो ईबीसी वोट छिटकेगा, और इस वोट का एक बड़ा
तबका जो है वो भाजपा के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तेजस्वी के साथ यह जो वोट बैंक है वो बहुत कम जाने वाला है। इसके पीछे का कारण है 1990 से 2005 की आरजेडी की सरकार। उसमें ईबीसी वोट के साथ जो ट्रीटमेंट किया लालू प्रसाद यादव ने, उस वोट बैंक का ट्रस्ट लालू पर नहीं बन पाता है। शायद इस वजह से जब भी नीतीश कुमार शिफ्ट होते हैं तो यह वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है पूरे तरीके से। तो जेडीयू की राजनीति आने वाले समय में संकट में हमको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं भाजपा की। पूरे उत्तर भारत की बात करें या हम यहाँ पर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई है। यहां पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया है। भाजपा के सामने बिहार की दिक्कत यही है कि उनके पास वहां पर वैसा संगठन नहीं है जैसा कि यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र यहां पर दिखाई देता है। संगठन की कमी की वजह से कोई प्रतिभावान चेहरा यहां पर भाजपा के पास नहीं है। अगर आप बिहार में देखेंगे तो भाजपा के पास यहां पर एक ही बड़ा चेहरा था, वह थे सुशील मोदी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु कैंसर से हो गई है। ऐसे में कोई भी चेहरा भाजपा के पास नहीं है। सम्राट चौधरी भी दूसरी पार्टी से भाजपा में आए हुए हैं। और एक और चीज आपने देखा होगा, जहां पर आरएसएस स्ट्रांग होता है वहां पर बीजेपी स्ट्रांग होती है। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां पर आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। यहां तक कि इस बार आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने अपना हाथ पीछे खींचा था तो भाजपा अपने दम पर 272 सीट नहीं प्राप्त कर पाई थी। और जब आरएसएस का सहयोग मिला तो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां पर भाजपा की उम्मीद बहुत कम थी, यहां पर सरकार बन गई उनकी। तो बात स्पष्ट है, आरएसएस यहां पर बहुत स्ट्रांग है नहीं और भाजपा का संगठन यहां पर है नहीं। ऐसे में भाजपा को बैसाखी की आवश्यकता होती है और वह बैसाखी बनती है जेडीयू। और नीतीश के पास जो अपना वोट बैंक है, भाजपा उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। कारण है कि जो वोट बैंक नीतीश के साथ गया है या जुड़ा है, वह लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करता। शायद इस वजह से एमवाई समीकरण के 30% वोट होने के बावजूद आज भी आरजेडी अपने दम पर यहां पर सरकार नहीं बना सकती है। और जो वोट बैंक नीतीश के साथ है, वह बीजेपी के साथ जाने की उम्मीद उसकी ज्यादा दिखाई देती है बनिस्बत आरजेडी के। तो बीजेपी की यहां पर कोशिश यही है कि इस बार नीतीश के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा जाए। और जब हमारे पास सीटें अधिक आए जैसे कि 2020 में आई थी, तो फिर इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कवायद भी यहां पर की जाएगी। अगर नीतीश का यहां पर सम्मान नहीं किया गया तो वह वोट बैंक भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो भाजपा फिलहाल इसी रणनीति पर काम कर रही है। बिल्कुल भी यहां ऐसा कोई चांस दिख नहीं रहा कि भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि अपने दम पर वह चुनाव 2015 में लड़कर देख चुकी है। 52 सीटों की प्राप्ति मात्र वहां पर उनको हुई थी। अब बात करते हैं महागठबंधन, क्योंकि यहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के विषय में बात करना आवश्यक है। यह दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी तभी यह अपना फायदा करवा पाएंगी, अन्यथा उनके साथ वही होगा जो 2010 में देखा गया था कि वहां पर नीतीश और भाजपा ने मिलकर आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब यहां पर तेजस्वी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह राज्य का सबसे पॉपुलर चेहरा है। सी वोटर सर्वे में यह बात स्पष्ट दिखाई दी थी। और उनके पास जो वोट की शुरुआत है वो 30% से हो रही है। एम वाई समीकरण आज भी तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन समस्या यही है कि वह बाकी वोटों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं। इस वजह से 2020 में वह सरकार बनाने से चूक गए थे। अब तेजस्वी को यहां पर अखिलेश जैसी राजनीति करनी पड़ेगी, जैसे अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की राजनीति की थी। उसका फायदा उनको मिला कि वह लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। तो यह बात है कि अगर ऐसी राजनीति तेजस्वी यहां पर नहीं करेंगे तो उनके लिए 2025 का चुनाव आसान रहने वाला नहीं है। ऊपर से कांग्रेस इस बार 2020 जैसे बी टीम बनकर नहीं लड़ने वाली है। कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में उतार दिया, यहां तक कि अलका लांबा को भी बिहार में भेजा था। तो बात स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस ए टीम जैसे खेलने वाली है। 2020 में 70 सीटों पर वह चुनाव लड़े थे और मात्र 19 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम सीटें वह थी जहां पर आरजेडी भी जीत नहीं पाती। इस बार कांग्रेस यहां पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। ऐसे में सीधी बात है कि क्लैश होगा जब सीटों का बंटवारा होने वाला है। और कन्हैया को प्रोजेक्ट कर कर एक तरीके से तेजस्वी बनाम कन्हैया या युवा चेहरों के बीच में यहां पर मुकाबला कराने की पूरी कवायद दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन में भी समस्याएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और कृष्णा अल्लावरू यह साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब कांग्रेस जो अपना
पूरा जोर लगाएगी वह बारात के घोड़ों पर नहीं, रेस के घोड़ों पर लगाने वाली है। मतलब इस बार ऐसी वैसी सीटों पर कांग्रेस तैयार नहीं होने वाली। 70 सीटों को मत दो, लेकिन वह सीटें दो जिस पर हम चुनाव जीत सकें। तो सीट बंटवारा पे जब जब ये होगा तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। बिहार में जो छोटी पार्टियां हैं उनके भी अपने सर्टेन वोट बैंक हैं, पर वह गठबंधन के साथ जाने पर ही कुछ यहां पर असर डाल पाती हैं। अगर अकेले अकेले जाएंगी तो कोई असर नहीं होने वाला। इसमें पहली पार्टी है जीतनराम मांझी की एचएएम। जी हाँ, जीतनराम मांझी जो कि महादेव समुदाय से आते हैं, उनका एक सर्टेन वोट बैंक है और वह तभी असर में आते हैं जब वह चाहे महागठबंधन और चाहे एनडीए के साथ जाएं, अन्यथा कोई खास यहां पर उनका रोल नहीं दिखाई देता। चिराग पासवान 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के लिए एक ही कहावत थी, खेल अब न खेले देव, खिलवो बिगाड़ देव। यही काम उन्होंने वहां पर किया था। नीतीश के खिलाफ वह मुखर थे और नीतीश को इसका दंड भी झेलने को मिला। लेकिन इस बार लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और वह अगर साथ लड़ेंगे तो यहां पर फायदा एनडीए का होने वाला है, क्योंकि पासवान वोट पूरे तरीके से चिराग के साथ जुड़ा हुआ। यह बात हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख ली है। मुकेश सहनी की पार्टी इस समय साइडलाइन दिखाई दे रही है। वह पार्टी क्या करने वाली, इसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। पिछली बार भी जो उनके विधायक थे वह भाजपा में चले गए थे, क्योंकि वह थे तो भाजपा के ही लोग चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से नेपथ्य में जा चुके हैं। कुशवाहा अब खुद ही उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करता। बक्सर और आसपास के क्षेत्र के कुशवाहा वोटर्स आरजेडी के साथ इस समय जा चुके हैं। तो साफ बात है, उपेंद्र कुशवाहा 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई खास असर नहीं डालने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो कि पदयात्रा से आगे बढ़ी है। जी हां, बात करें जन स्वराज पार्टी की। जब जन स्वराज यात्रा प्रशांत किशोर ने शुरू करी तो वह गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले और बातें करी। 2024 को 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया और इस समय वह पार्टी बिहार के चुनाव में अच्छे तरीके से फाइट करने वाली है। अब वह किसका वोट काटेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर भी इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। पहले भी उन्होंने राजनीतिक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि कई सारी पार्टियां उनकी वजह से चुनाव जीती हैं और इस बार भी उनको कोई हल्के में ले नहीं रहा है। वह किसका वोट काटेंगे यह तो 2025 के नतीजों के बाद ही पता चलने वाला है, लेकिन उनसे नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है तेजस्वी यादव को, क्योंकि जो एमवाई के अलावा वोट तेजस्वी के साइड जाने वाला था, क्योंकि वह नीतीश और बीजेपी से खफा है, वह अगर जन स्वराज के साथ चला गया तो वापस से 2020 यहां पर रिपीट होते दिखाई दे जाएगा। क्योंकि 2020 में चिराग ने दंड डाला था नीतीश कुमार को, इस बार तेजस्वी यादव को दंड डालेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ वो लोग भी जा सकते हैं जो बीजेपी से खफा हैं, तो ऐसे में बीजेपी को भी इसका घाटा देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों समय बताएगा कि बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा। इस बार है इंटरेस्टिंग चुनाव, क्योंकि नीतीश का चेहरा है कमजोर, क्योंकि हर बार वह मजबूत थे और जो चेहरा सबसे मजबूत है उनकी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसका नेता कमजोर है उसका गठबंधन मजबूत है और जिस पार्टी का नेता मजबूत है उसका गठबंधन कमजोर है। तो समय बताएगा बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा। हम तो करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।